नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अनोखी गवाही। अनोखी गवाही। सुंदर कथानक विजय कुमार वत्स, सशक्त संपादन परमिला जैन, स्वच्छ चित्रांकन मलय। ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रौनक में बिंदा नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसे जो भी काम मिलता करता और जैसे तैसे अपना और अपनी पत्नी कौशल्या का पेट पालता। अपनी गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी थे। स्वामी, कभी हमारे दिन भी बहुरेंगे क्या? कौशल्या, तू चिंता क्यों करती है? कभी तो भगवान को हमारी दशा पर दया आएगी। उसी गरीबी की दशा में उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया। यह तो चांद सा है, इसलिए मैं इसका नाम चंदा रखूंगा। स्वामी, तुम ठीक कह रहे हो, गरीब के घर में चांद खिला है। चंदा थोड़ा बड़ा हुआ तो। सुनो जी, पहले हम दो थे, तभी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। भगवान की दया से अब तो 3 हो गए हैं। इसलिए मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची है तुमने? आज से खेत खलियानों में मैं भी मजदूरी करने जाया करूंगी। ओह! कौशल्या की बात सुन बिंदा दुखी हो उठा। कौशल्या, मैं तुम्हें कुछ भी सुख न दे पाया। दुखी क्यों होते हो जी? दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। और फिर हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को एक समान चलना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक ढंग से चल पाती है। तुम ठीक कह रही हो कौशल्या। अब कौशल्या भी मजदूरी करने लगी। बिंदा भी जीवन संघर्ष में पीछे नहीं था। कुछ वर्ष ऐसे ही बीते। 12 वर्ष में तो कूड़े के ढेर के भी दिन फिरते हैं। फिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो गरीबी हमसे चिपक कर रह गई है? सब पूर्व जन्मों के पापों का फल है कौशल्या। कहते हुए बिंदा ने गहरा निश्वास छोड़ा। उसी रात, बिंदा, तेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसे पढ़ाता क्यों नहीं? देवी सरस्वती, आप तो मेरी आर्थिक परिस्थितियों से भली भांति अवगत होंगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे मैं चंदा को पढ़ा सकता हूँ? कुछ भी करो बिंदा, अपना तन पेट काटो, पर चंदा को पढ़ाओ। उसे पढ़ाने पर ही उसके द्वारा तुम्हारी गरीबी दूर होगी। तत्काल ही बिंदा की आंख खुल गई। यह मैंने कैसा स्वप्न देखा? सुबह जब उसने कौशल्या से रात देखे स्वप्न की चर्चा की। सुनो जी, तुम चंदा को लेकर आज ही विशाखा नगरी चले जाओ। विशाखा नगरी? विशाखा नगरी में चैतन्य नाम के विद्वान रहते हैं। शिक्षा जगत में उनका बड़ा नाम है। तुम चंदा को विद्या अध्ययन हेतु उनके पास ले जाओ। इस कर्म के लिए तो बड़े धन की आवश्यकता होगी। कहाँ से आएगा वह धन कौशल्या? इसके लिए तुम सुखी लाला के पास चले जाओ। सुखी लाला के पास? ले देकर गांव में वही तो एक महाजन है। चंदा की शिक्षा हेतु उससे कर्ज ले लो। कौशल्या, सुखी लाला अत्याचारी महाजन है। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता है। बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता है। वह समय पर उधार न चुकाने पर वह बहुत क्रूर होता है। तुम ऐसे महाजन से उधार लेने की बात कर रही हो? इसके बिना और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है जी। कुछ भी हो, जब साक्षात सरस्वती माँ ने चंदा को शिक्षा दिलवाने को कहा है तो हम अपने बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवाएंगे। परंतु ऋण लेने के लिए हमारे पास रेहन रखने को है ही क्या? सुखी लाला बिना कोई वस्तु रेहन रखे किसी को भी ऋण नहीं देता है। इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है जी। तुम अपनी झोपड़ी को उसके पास रेहन रखाना। क्या कह रही हो तुम? सिर छिपाने का यही तो एक आसरा है। भगवान न करे यह भी छिन गया तो क्या होगा? शुभ शुभ सोचो जी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। तब उसी दिन बिंदा सुखी लाला के यहाँ पहुँचा। राम राम सुखी लाला जी, यह भुक्कड़ क्या लेने आया है यहाँ? लाला जी, एक अर्ज लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। कहो बिंदा, क्या अर्ज है तुम्हारी? लाला, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। कर्ज? किस लिए? मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ लाला, इसी के लिए मुझे कर्ज चाहिए। ओह, लेकिन तुम कर्ज लोगे किस पर? रेहन रखने को तुम्हारे पास है क्या? लाला, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितना गरीब हूँ। ले देकर बस एक झोपड़ी है मेरी, बस उसी झोपड़ी को आपके पास रेहन रख दूंगा। सौदा बुरा नहीं रहेगा। बिंदा ऋण तो अदा कर पाएगा नहीं, फिर उसकी झोपड़ी पर मेरा कब्जा होगा। यह सोच। ठीक है बिंदा, मैं तुझे 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ। ठीक है लाला। सुखी लाला ने एक कागज पर बिंदा का अंगूठा लगवा लिया। पूरे 10 वर्ष की मोहलत देता हूँ मैं तुझे बिंदा। यदि 10 वर्षों के अंदर तू मेरा ऋण न चुका पाया तो तेरी झोपड़ी और जमीन मेरी होगी। मुझे स्वीकार है लाला। तब सुखी लाला ने उसे 100 चांदी के सिक्के गिना दिए। भगवान तुम्हारा भला करे लाला।
अब बिंदा चंदा को साथ ले उसी दिन विशाखा नगरी की ओर चल दिया। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे खूब विद्वान बनाना। लंबा सफर तय कर बिंदा विशाखा नगरी में चैतन्य गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी प्रणाम। कहाँ से आए हो? गुरुजी, मैं ललितपुर राज्य के छोटे से गांव रौनक में रहता हूँ। मेरा नाम बिंदा है। मैं अपने बेटे चंदा को आपसे शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ गुरुजी। बिंदा ने तुरंत चांदी के सिक्कों से भरी थैली गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी, इन्हें स्वीकार कीजिए। क्या है इस थैली में? इसमें चांदी के 100 सिक्के हैं गुरुजी। जैसे तैसे इनका प्रबंध कर पाया हूँ मैं। इससे अधिक और आपको नहीं दे पाऊंगा मैं। ओह! अगले ही पल, ओह, यह क्या कर रहे हो तुम? गुरुजी, मैं गरीब हूँ। मेरे बेटे को शिक्षा देने के लिए मना मत करना। बड़ा भोला आदमी है यह, इसे निराश करना ठीक नहीं। उठो बिंदा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगा। तब बिंदा ने उनके चरणों को छोड़ा। बिंदा, तुम्हारा पुत्र 10 वर्ष के लिए हमारे आश्रम में रहेगा, तभी इसकी शिक्षा पूर्ण होगी। जी गुरुजी। बिंदा चंदा को चैतन्य गुरु के गुरुकुल में छोड़ आया। बिंदा और कौशल्या की दिनचर्या पहले की भांति फिर चलने लगी। इधर चंदा चैतन्य गुरु से शिक्षा पाने लगा। जीवन की सार्थकता तभी है जब तुम कुछ ज्ञान प्राप्त करो। 10 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। चंदा, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम हमारे शिष्यों में सबसे मेधावी छात्र हो, इस पर सदा गर्व रहेगा हमें। गुरुदेव, सब आपकी कृपा का फल है, वरना मैं किस योग्य था। चंदा ने गुरु के चरण स्पर्श किए। चंदा, अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारी प्रतीक्षा में वह न जाने कब से बाट जो रहे होंगे। जी गुरुदेव। वह उसी दिन अपने गांव की ओर चल दिया। कैसे होंगे मेरे माता पिता? जब वह रौनक गांव पहुंचा, वह रही हमारी झोपड़ी। जब वह झोपड़ी के समीप पहुंचा तो पिताजी कितने दुर्बल हो गए हैं। कौन है यह युवक? चंदा ने आगे बढ़कर बिंदा के पैर छू लिए। अरे, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं चंदा हूँ पिताजी, तुम्हारा बेटा। चंदा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? हाँ पिताजी, गुरुदेव की आज्ञा पाकर ही घर लौटा हूँ। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम कौशल्या? शीघ्र आओ, देखो हमारा बेटा पढ़ाई पूरी कर लौटा है। तुरंत ही कौशल्या बाहर आई। चंदा, मेरे बेटे। माँ। चंदा माँ की छाती से लग गया। बिंदा और कौशल्या की खुशी का अब कोई ठिकाना न था। कौशल्या, अब हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे। हमारा बेटा नौकरी पर लग जाएगा अब। भगवान करे वह दिन शीघ्र आए जी। एक दिन, पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं। चलकर अब बिंदा से चांदी के सिक्के लौटाने का तकादा करने का समय आ गया है। तुरंत तैयार हो वह बिंदा की झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वह उसकी झोपड़ी के बाहर पहुंचा, लगता है बिंदा का लड़का पढ़ाई पूरी कराया है। वह चंदा से बोला, तुम चंदा हो? अरे आप, सुखी लाला। ओह, भूले नहीं तुम मुझे। लाला, तुम भी कोई भला भूलने की चीज हो। कहो, कैसे आए? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चंदा यह सुन चुप रहा। यह देख लाला के तेवर चढ़ गए। बताते क्यों नहीं? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सुनो लाला, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। क्या? हाँ लाला, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदनी खरीदने गई हुई है। लगता है चंदा आवश्यकता से अधिक पढ़ाया है, तभी ऐसी बातों से मुझे मूर्ख बना रहा है। वह चंदा को धमकाते हुए बोला, कैसी ऊट पटांग बातें कर रहे हो? मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो। कहाँ हैं तुम्हारे माता पिता? बताओ तुम। चंदा ने पुनः पहले वाली बात दोहरा दी, जिसे सुन सुखी लाला बुरी तरह खींच गया। चंदा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने 10 वर्ष पूर्व यह झोपड़ी रहन रख कर मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। क्या? हाँ चंदा, बिंदा ने 10 वर्ष बीतने पर भी वे सिक्के मुझे नहीं लौटाए हैं। आज मैं अपने सिक्के लेने आया हूँ। यदि तुम सच सच बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं तो क्या करोगे तुम सुखी लाला? लड़का बड़ा चालाक है, इससे चालबाजी से काम लेना होगा। यह सोच, तो मैं उधार दिए सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। यानी कि कर्ज माफ? हाँ हाँ, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। तुम बताओ तो सही कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुखी लाला, मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं भला? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी बना रहा हूं कि यदि तुम मुझे यह बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं, तो मैं उधार के सिक्के वापस नहीं मांगूंगा। लाला,
पृथ्वी और आकाश बोल नहीं सकते हैं, अतः इन्हें साक्षी नहीं बनाया जा सकता है। तो फिर यदि तुम किसी जीवित प्राणी को साक्षी बनाओ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। यह बित्ता भर का छोकरा तो हाथ ही नहीं रखने दे रहा है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। उसकी नज़र झोपड़ी पर बैठी तितली पर पड़ी। मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि यदि तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे तो मैं तुम्हारे पिता को दिया उधार माफ कर दूंगा। यह हुई ना कुछ बात लाला। अब सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका मतलब यह है कि वह पेड़ काटकर किसी मकान के सामने बाड़ लगाने गए हैं। ओह, यह मतलब था तुम्हारा। मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। मेरी बात का मतलब था कि वह पंखे बेचने और बिक्री से मिलने वाले पैसों से तेल खरीदने गई है, जिससे घर में चांदनी जैसा प्रकाश हो सके। तुम सचमुच बुद्धिमान हो चंदा। अब मैं चलता हूँ। सुखी लाला को जाते देख। लाला, तूने आज तक बहुत भोले भाले व गरीब लोगों को अपना शिकार बनाया है। देख तू अब मेरे जाल में कैसे फंसता है। जब बिंदा और कौशल्या घर वापस लौटे, पिताजी, सुखी लाला आया था। ओह, अब क्या होगा। बिंदा बुरी तरह घबरा उठा। यह देख पिताजी, आप घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। उस जमाखोर लाला से मैं निपट लूंगा। तुम? लेकिन कैसे बेटा, लाला बहुत ही चालाक है। पिताजी घबराओ नहीं, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा और वह ठीक ही करेगा। अगले दिन सुखी लाला फिर आ धमका। लाला, आज फिर? अपना उधार मांगने आया हूँ। कहाँ है तुम्हारा बाप? मुझे पता था लाला कि तू चैन से बैठने वाला जीव नहीं है। वह मुस्कुराकर सुखी लाला से बोला। लाला, तुम कौन से उधार की बात कर रहे हो? उसी उधार की जिसे कल तुमने माफ कर दिया था। कब माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो। लाला, बात को पलटो नहीं। जब कर्ज माफ हो गया तो वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। चंदा, मैं तुझे और तेरे बाप को बख्शूंगा नहीं। मैं दरबार में शिकायत ले जाऊंगा। जाओ, यह इच्छा भी पूरी करके देख लो ताकि कोई मलाल न रहे। उसी दिन, दुहाई है महाराज, मेरा न्याय कीजिए। सुखी लाला, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है भला? महाराज, गांव के बिंदा ने 10 वर्ष पूर्व मुझसे 500 चांदी के सिक्के लिए थे, पर अब मांगने पर उसका धूर्त पुत्र साफ मना करता है। ऐसा? बिंदा व चंदा को दरबार में बुलाया गया। क्या मामला है बिंदा? राजन, पिता की ओर से मैं पैरवी करूंगा। कहो, क्या कहना चाहते हो? राजन, यह सच है कि 10 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने सुखी लाला से कर्ज लिया था, तो फिर उसे लौटाते क्यों नहीं हो? वही तो बताने जा रहा हूँ राजन। कल सुखी लाला हमारे यहाँ आए थे, तब इन्होंने कर्ज माफ करने का वचन दिया था। फिर कर्ज लौटाने का प्रश्न ही कहाँ रहा राजन? यह झूठ बोल रहा है राजन। मैं न इसके घर गया, न कर्ज माफ करने का वचन ही दिया। भगवान खैर करे। लाला, भगवान से डरो। मरकर जब उसके पास जाओगे तो क्या जवाब दोगे? चंदा, बहुत बढ़ बढ़कर बोल रहे हो तुम। चंदा, व्यर्थ का विवाद छोड़ो। बताओ यह कि अपनी बात सिद्ध करने हेतु तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? तब चंदा ने विस्तार पूर्वक राजा को अपने और सुखी लाला के बारे में कल हुई वार्तालाप के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। तो एक तितली है तुम्हारी गवाह? हाँ राजन, सुखी लाला ने एक तितली को गवाह बनाकर उसके सामने उधार माफ करने की बात कही थी। देखो चंदा, यह साधारण पंचायत नहीं अपितु राज दरबार है। यहाँ पर ऐसी मन घड़ंत बातें स्वीकार नहीं की जाती हैं। क्षमा करें महाराज, मैं मन घड़ंत नहीं अपितु सच कह रहा हूँ। सुखी लाला ने कल अपनी नाक पर बैठी तितली को गवाह बनाकर उधार माफ करने का वचन दिया था। यह सुनते ही, महाराज, यह लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं इसके यहाँ गया था तो तब तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। यह सुन राजा मुस्कुरा उठा। सुखी लाला को अब अपनी भूल का आभास हुआ। ओह, आवेश में आ मैंने यह क्या कर दिया? जिस बात को मना कर रहा था उसी को स्वीकार कर बैठा। सुखी लाला, आखिर तू फंस गया मेरे शब्द जाल में। राजा कह उठा। सुखी लाला, तुम्हारी बात से यह सिद्ध होता है कि चंदा का कहना ठीक है। महाराज। लाला, सच सच कहो, बिंदा को तुमने कितना कर्ज दिया था? महाराज, भगवान झूठ ना बुलाए, बिंदा को मैंने 100 चांदी के सिक्के कर्ज दिए थे, परंतु तुम तो 500 चांदी के सिक्कों की फरियाद लेकर आए थे सुखी लाला। क्षमा करें महाराज, मैं भूल से 100 की जगह 500 कह गया था।
लाला, हम समझ गए हैं कि तुमने वह सब भूल से नहीं अपितु जानबूझकर कहा था। हमारा आदेश है कि तुम्हें अपना वचन निभाते हुए माफ करना होगा बिंदा का कर्जा। जी महाराज। मरता क्या ना करता, चंदा ने जाल ही ऐसा बिछाया है कि फंसना ही था। देखो सुखी लाला, बहुत दिनों से तुम्हारे विरुद्ध हमें शिकायतें मिल रही थी, पर हम किसी ठोस अवसर की खोज में थे। आज वह अवसर हमें मिल गया है। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ और लोगों का खून चूसना छोड़ दो। जी महाराज, यह हम नहीं कहते कि तुम अपना धंधा छोड़ दो। धंधा करो, पर ईमानदारी से करो। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि आज से बेईमानी का काम छोड़कर ईमानदारी से महाजनी का कार्य करूँगा। सुखी लाला मुंह लटकाकर दरबार से चला गया। तब राजकुमारी वत्सला, जो कि पर्दे की आड़ से यह सब देख रही थी, सामने आई और प्रसन्न हो चंदा से कह उठी, युवक, तुम्हारी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजा को प्रणाम कर चंदा और बिंदा जब दरबार से जाने लगे। रुको चंदा, रुको बिंदा, दोनों जहाँ के तहाँ रुक गए। आज्ञा महाराज। बिंदा, तुम्हारा पुत्र बहुत गुणी है। हम इसकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ हमारी पुत्री वत्सला ने भी चंदा की बुद्धिमानी को स्वीकारा है। यह देख हमें लगा कि हमारी खोज पूरी हो गई है। खोज? कैसी खोज महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। हम राजकुमारी के लिए उचित वर की खोज में थे बिंदा। ओह, तुम्हारे पुत्र के रूप में हमें अपनी पुत्री का वर मिल गया है बिंदा। राजन, यह क्या कह रहे हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? हम ऊंच नीच को नहीं मानते हैं बिंदा, हमें बस तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। मेरी ऐसी मजाल कहाँ राजन जो आपको मना कर सकूं। यह सुन, हम इसी समय चंदा को दामाद के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। शीघ्र ही दोनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात महाराज, एक बार के लिए ही सही, पर महल से राजकुमारी की डोली मेरी झोपड़ी पर अवश्य जाएगी। हमें स्वीकार है बिंदा जी। और फिर मेरी धन्य भाग जो ऐसी बहू मिली। तत्पश्चात राजा ने दरबार में घोषणा की, हमारे कोई पुत्र नहीं है, अतः दामाद चंदा को हम अपना राजपाट सौंपते हैं। चंदा को राजपाट सौंप राजा सप्तनिक वन में तपस्या करने चला गया। चंदा अपने माता पिता को राजमहल में ले आया। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।